Goal, nation's leading institute. Hello everyone, this is Sarok Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Major Test 9. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ है 3 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है, ये पूरा सीक्वेंस रिएक्शन का दिया है, पूछ रहा है कि जेड क्या बनेगा। सीक्वेंस को फॉलो करो, बस आसानी से बन जाएगा। सबसे पहली बात को देखोगे, ये दिया हुआ है इथेनामाइन, यानी कि एलिफैटिक एमीन हम लोगों को दिया हुआ है। इस एलिफैटिक एमीन का रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रस एसिड के साथ, या फिर इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जानते हो कि कोई एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो बनता है पहले एल्कोहल। ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, ये बन गया X। जो एल्कोहल X बना, इसका फर्दर रिएक्शन करवाना है PCl5 के साथ। तो PCl5 क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करेगा। तो PCl5 का क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा, यानी कि फॉर्मेशन करेगा इथाइल क्लोराइड। यही होता है ना, PCl5 एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाता है तो बन जाता है कोरस्पोंडिंग एल्काइल क्लोराइड, POCl3 और HCl बाहर होता है, ये बन गया Y। अब तुम ये भी जानते हो कि जब हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो यहां पर पाथवे होता है रिएक्शन का SN2। और जब SN2 रिएक्शन होगा, शॉर्टकट तरीका में यहां पे बताता हूं, इसको ब्रेक कर देता हूं NH2- और H+। ठीक है, अब ये HCl को तुम बाहर कर दो। HCl को बाहर करने के बाद NH2- को वहां अटैक करा दो। अब NH2- जब अटैक करेगा तो ये फिर से घूम फिर करके आ जाएगा इथेनामाइन। इथेनामाइन बनेगा कि नहीं, देख लो ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर आ जाएगा सेकंड। पहले हम लोगों को इथेनामाइन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का PCl5 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो फॉर्मेशन कर देगा इथाइल क्लोराइड। अब फिर से इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कर देना है, तो यहां पर इथेनामाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में इथाइल साइनाइड कह रहा है, नहीं होगा। मिथाइल एमीन कह रहा है, नहीं होगा। एसिटामाइड नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इथेनामाइन। जेड हो जाएगा इथेनामाइन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये फॉलो करो सीक्वेंस को। इसमें भी आप लोगों को पूछा ये जा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट Y क्या बनेगा। तो Y कैसे हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ दिया हुआ है। तो NaNO2 प्लस HCl के साथ जब तुम रिएक्शन करवाओगे, तो जो NH2 है ना, NH2 वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में। नहीं तो सीक्वेंस को एकदम से अच्छे से फॉलो करो। NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले NH2 को कन्वर्ट कर देता हूं यहां पर N2 प्लस में, N2 प्लस Cl माइनस, और ये जो NO2 है उसको अपनी जगह पे रहने देता हूं। उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन किसके साथ है, HbF4 के साथ, यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहां से निकलेगा Cl-, यहां से निकलेगा H+। जब ऐसा हुआ तो अब यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो हो जाएगा N2 प्लस के साथ BF4 माइनस, और ये नाइट्रो जहां है वहीं पे रहने दो। ठीक है, और HbF4 के साथ रिएक्शन करने के बाद हीट करना है। तो पहले हमने करा दिया डाइजोटाइजेशन, NH2 को कन्वर्ट कर दिया N2 प्लस Cl- में, HbF4 के साथ रिएक्शन करवा करके HCl बाहर कर दिया, N2 प्लस BF4-, और फर्दर जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो जानते हो कि BF4- में जो एक F- है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और N2 प्लस को रिप्लेस करेगा, और N2 प्लस को रिप्लेस करने के बाद यहां पर F- अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो F- N2 प्लस को रिप्लेस करता है, और ये NO2 का भी कुछ नहीं हुआ है, और BF4- में से एक निकल जाएगा BF3, और एक N2 प्लस तो यहां से बाहर हुआ ही। ये पहले बना यहां तक। उसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है SnHCl के साथ। तो SnHCl क्या करता है, नाइट्रो को रिड्यूस करता है NH2 में, तो नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा NH2 में, तो ये फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा, नाइट्रो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ओके, अब जो फिर NH2 बना उसका फर्दर रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जानते हो चाहे लिखा हुआ रहता है नाइट्रस एसिड, चाहे लिखा हुआ रहता है NaNO2 प्लस HCl, बात बराबर है। ये जो अब NH2 है उसी का डाइजोटाइजेशन होगा फिर से, और डाइजोटाइजेशन होगा तो यहां पे हो जाएगा फ्लोरीन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा
N2 प्लस और Cl माइनस। और जानते हो कि जब हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, उसको कहा जाता है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन करवा दो, तो सेंडमेयर रिएक्शन अब यहां पे करवाना है कि क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यही Br माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करेगा, और N2 प्लस को जब रिप्लेस करेगा तो एक तो फ्लोरीन पहले आ चुका है, देख सकते हो ये फ्लोरीन पहले आ चुका है, और उसके बाद अब एक Br माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो एक फ्लोरीन एक Br, यानी कि ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पे फर्स्ट आ जाएगा। सीक्वेंस समझा, पहले NaNO2 प्लस HCl के साथ NH2 को कन्वर्ट करेंगे N2 प्लस Cl माइनस, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl बाहर करके N2 प्लस BF4 माइनस, फिर हीट करेंगे, BF4 माइनस का F माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, N2 प्लस को रिप्लेस करके आ जाएगा फ्लोरीन, एक NO2 रहेगा, SnHCl क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट करेगा NH2 में, फिर NH2 को कन्वर्ट करेगा HNO2 किस में, N2 प्लस Cl माइनस में, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr, तो Br माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करके यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट तुमको आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पर फर्स्ट ही आने वाला है, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर तुम लोगों को आ जाएगा। और कोई ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है क्या, देखो तो ऐसा फ्लोरीन NO2 है, ऐसा तो होगा नहीं, फ्लोरीन N2 प्लस Cl माइनस है, होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सबसे पहले देखना है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। देखो इसमें तुमको दिया हुआ है सिर्फ एक OH, इसमें भी दिया हुआ है एक OH, इसमें दिया हुआ है एक OH, इसमें कितना OH है, 2। जिसमें जितना ज्यादा OH होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, यानी कि मॉलिक्यूल का एसोसिएशन ज्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जानते हो जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होता है, जितना ज्यादा H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। यहां पे 2-2 OH है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ज्यादा बनेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा होगा, उसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पर जो होगा वो होगा डी का, ओके। और उसके बाद यहां देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां भी 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ए बी सी में सब में कार्बन का संख्या सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास सेम दिया हुआ है, तो वहां पे होगा ब्रांचिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, मास लगभग सबका सेम है, तब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रांचिंग के। तो इसमें देखोगे कोई प्रकार का ब्रांचिंग है नहीं, इसमें एक ब्रांचिंग हुआ, इसमें 2 ब्रांचिंग हुआ। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाता है सरफेस एरिया घटता है, तो सरफेस एरिया घटता है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट एरिया घटता है, कॉन्टैक्ट घटता है, यानी कि अट्रैक्शन डिक्रीज करता है सरफेस एरिया घटने के कारण, इसलिए वहां पर हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो होगा बॉइलिंग पॉइंट डी का, लेकिन उसके बाद होगा ए का क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है, उसके बाद बी का क्योंकि एक ब्रांचिंग है, और सबसे कम हो जाएगा सी का क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहां पे सी में दिया हुआ है। तो 9 का आंसर देखो मैच करा करके डी ए बी सी, यानी कि सेकेंड। और कोई है क्या, डी ए बी सी तो है नहीं, यहां OH देख लोगे जिसमें ज्यादा है उसी का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ज्यादा हो जाएगा, ओके। 9 नंबर समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर, बहुत आसान है। देखो एक तो यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है और दूसरा जो नहीं दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है, जिसका आंसर यहां पे बना करके दिया हुआ है, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लगता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो यहां पर सबसे पहले एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लग गया है, तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक बना दिया प्रोडक्ट, उसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में लगता है मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉप्स रूल के मुताबिक OH माइनस कहां जाएगा, जहां H का नंबर कम है, यानी कि जहां H का संख्या कम है वहां जाएगा, यानी कि CH के साथ यहां पे OH आ जाएगा और यहां पे H प्लस जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो तो कोई है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये भी नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनता नहीं है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है वहीं पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लगता है एंटी मार्कोनिक रूल और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में लगता है मार्कोवनिक रूल। यानी कि इसका आंसर यहां पे हो जाएगा तुमको थर्ड। 12th नंबर का आंसर यहां पे थर्ड होने वाला है। चेक कर सकते हो यहां पर मार्कोनिक रूल के मुताबिक OH माइनस वहां जाएगा जहां H का नंबर कम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। 12 हो गया, उसके बाद 15। यहां पर भी कुछ सीक्वेंस दिया है रिएक्शन का और इसमें कलर पूछा जा रहा है, क्या होगा? कोई बात नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले एक हम लोगों को दिया हुआ है बेंजोइक एसिड और इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जो दिया है अमोनिया के साथ, अमोनिया को पहले ब्रेक कर लो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर को हम लोग निकालते हैं। तो ये OH माइनस H प्लस बाहर करो, तो अमोनिया के साथ जब बेंजोइक एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ये फॉर्मेशन करेगा बेंजामाइड। ओके, अब इस बेंजामाइड का क्या करना है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वही तो है Br2 प्लस NaOH, हीट करो, यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराओगे तो ये C डबल बॉन्ड O को हटाओगे यहां से बीच में से, यही C डबल बॉन्ड O को हटा करके फिनाइल को NH2 के साथ ऐड कर दो, इसको बीच में से हटा दो, तो C डबल बॉन्ड O यानी एक कार्बन यहां पे कम हो जाता है C डबल बॉन्ड O वाला, यानी कि फॉर्मेशन कर देता है यहां पर एनिलीन। अब जो बना इसके केस में एनिलीन, उस एनिलीन का रिएक्शन करवाना है फिर से हम लोगों को नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे तरीके से जानते हो यहां पे होता है डाइजोटाइजेशन, यानी कि कपलिंग रिएक्शन होगा, सॉरी डाइजोटाइजेशन पहले होगा, आगे है कपलिंग रिएक्शन। तो डाइजोटाइजेशन जब होगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहले ही मैं तैयार कर देता हूं बना करके, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहां पर रह जाएगा ये रिंग। तो एनिलीन का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ हम लोगों ने किया तो फॉर्मेशन किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फर्दर मेरे को करवाना है एनिलीन के साथ। तो जब तुम एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ? एनिलीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो अब होता है कपलिंग रिएक्शन। जानते हो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करते हो तो वहां पे स्लाइटली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वहां पे बनता है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, उसका कलर होता है ऑरेंज। और जब रिएक्शन करवाते हो एनिलीन के साथ तो एनिलीन के पारा से H+ निकाल दो और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के यहां पे Cl निकाल दो और एक बॉन्ड को इस दोनों के बीच में रख दो, इस रिंग और N के बीच में। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, मैकेनिज्म आप लोगों को बताया है क्लासरूम में, अलग टाइप का होता है इसका। ESR मैकेनिज्म होता है, कपलिंग का मैकेनिज्म एक्चुअल में ESR होता है, और यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। तो क्या हो जाता है, जो ये NH2 दिया हुआ है उसको रहने दो, अब इसके पारा पोजीशन से N डबल बॉन्ड N रहने दो, और उसके बाद एक यहां पर ये रिंग रहने दो, इसी का नाम होता है पारा एमिनो एजो बेंजीन। यही कपलिंग होता है ना। अरे भैया यहां से H निकाला, यहां Cl निकाला, इस तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इस रिंग और नाइट्रोजन के बीच में ऐड कर दिया तो NH2 रिंग और N डबल बॉन्ड N हो गया इस रिंग के साथ, और फिर एक फिनाइल रह जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पारा एमिनो एजोबेंजीन। इसका कलर जो होता है वो कलर होता है इसके केस में येलो कलर होता है। तो देखो तो द कलर ऑफ कंपाउंड Z इज, इसमें कहोगे येलो कलर हो जाएगा, तो 15 का आंसर यहां पे फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहां पे तुमको लास्ट में लिखता फिनॉल तो फिनॉल लिखता तो ऑरेंज डाई होता है, लेकिन अगर तुमको यहां पर एनिलीन के साथ कपलिंग लिखा है मतलब येलो डाई होता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से तुमको सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए रिएक्शन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15 के बाद 18। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 में एक सबसे पहले तुमको दिया है रिडक्टिव ओजोलाइसिस। तो जब हम लोग करते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस तो कुछ नहीं करना होता है, इसके केस में यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अगर तुमको फर्स्ट में है O3 और सेकंड में है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो तीनों बॉन्ड में से किसी दो बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों साइड एक एक O को डाल दो, तो क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस। लेकिन अगर तेरे को इस तरीके से दिया हुआ है, अब जो पूछ रहा है कि O3
और वाटर यानी जिंक नहीं दिया, तो जिंक जब नहीं दिया तो कंप्लीट क्लीवेज हो जाता है, और कंप्लीट क्लीवेज हो जाता है तो यहां पे अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं दिया हुआ है तो वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल यहां से आइडेंटिकल है तो दोनों बनाता है एसिटिक एसिड। यानी कि तुमको यही पूछ रहा है द कंपाउंड Y क्या होगा, तो दो मॉलिक्यूल यहां पे फॉर्मेशन करेगा एसिटिक एसिड। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा यहां पे 1। ठीक है, तो यहां पे अगर एसिटिलीन में यानी कोई एसिटिलीन नहीं, कोई भी एल्काइन में अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट एक भी H नहीं है तो जब ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस होगा, जिंक नहीं होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर यहां पे एटलीस्ट 1 H होगा तो बनेगा CO2 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखना। तो ये एल्डिहाइड बनेगा नहीं, कीटोन तो बिल्कुल नहीं होगा। 18 का आंसर यहां पे 1 होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं 18 के बाद 21 तुमको दे रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने के लिए एल्कोहल का। एक दिया हुआ है ब्यूटेन 1 ऑल, एक दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ऑल। देखो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ाई किया होगा। ये जो हम लोगों को दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH2OH ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, और इसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, देखो शॉर्टकट तरीके से आपको बताता हूं। वैसे यहां पे प्राइमरी एल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं E2 पाथवे होता है, ट्रांजिशन स्टेट्स रिएक्शन होता है, पहले 1 ब्यूटीन बनता है, फिर H+ के साथ रिएक्शन होकर के 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, हीट करते हैं तब जाकर के बनता है प्रोडक्ट। उतना करने की जरूरत नहीं है तेरे को। हम लोगों का जिस प्रकार का सिलेबस में क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से लेकर के डायरेक्ट मैकेनिज्म बताता हूं। H+ HSO4- इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है, उसको ये एल्कोहल का OH एक्सेप्ट करता है, और एल्कोहल का OH जब एक्सेप्ट करेगा तो ये OH कन्वर्ट हो जाता है गुड लिविंग ग्रुप में, और गुड लिविंग ग्रुप बाहर होने के बाद HSO4- बाहर हो गया। अब ये गुड लिविंग ग्रुप H2O+ जब इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब जो बना प्राइमरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वो होता है लेस स्टेबल, तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये रीअरेंजमेंट कर दो, रीअरेंजमेंट आपके लिए ये तरीका सबसे आसान है, तो आसान तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूं। जो मोर स्टेबल बना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट करने के बाद इसमें अब हम लोग अटैक कराते हैं HSO4- यानी कि बेस, कंजुगेट बेस जो बचा था ना सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको ये क्या करेगा, दो प्रकार का बना सकता है प्रोडक्ट। एक H+ यहां से निकाल सकता है क्योंकि ये सेकेंडरी है, और एक यहां से निकाल सकता है, मतलब यहां दो प्रकार का एल्कीन बनेगा। लेकिन जानते हो अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो सेटजेप्स रूल के मुताबिक बनता है मेजर प्रोडक्ट। ऐसा है, यानी ये है 2 ब्यूटीन और ये है 1 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन इसके केस में जो होगा वो होगा मेजर, और 1 ब्यूटीन जो होगा वो होगा माइनर। तुमको अगर पूछा जाएगा कि जब ब्यूटेन 1 ऑल का डिहाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहां पर कौन सा एल्कीन मेजर अमाउंट में बनता है, तो मेजर अमाउंट में यहां पर फॉर्मेशन करेगा 2 ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन नहीं, 1 ब्यूटेन होता है इसके केस में, माइनर होता है। तो भले तुमको यहां पे दिया हुआ है ब्यूटेन 1 ऑल, ये 1 2 3 4, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये जो तुमको दिया हुआ है ये है 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल कहते हो, इसमें रीअरेंजमेंट होगा नहीं, जहां से OH निकलेगा वहीं बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब वो कार्बोकैटायन जो बनेगा OH को निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा इसके रिस्पेक्ट में H+ या तो यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, उसको कहेंगे 2 ब्यूटेन, और वही सेटजेप्स रूल के मुताबिक क्या होगा, मेजर हो जाएगा। तो जहां से OH को निकालेंगे उसके बगल में से H+ यहां डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे रीअरेंजमेंट करके तुम इस तरीके से बना सकते हो। तो दोनों का आंसर यहां पर जो होगा 2 ब्यूटीन ही होने वाला है, तो 21 का आंसर यहां पे 1 होगा। बच्चों ध्यान रखना है इसको अच्छे तरीके से, 2 ब्यूटीन आंसर हो जाएगा दोनों का। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस व्हिच एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड। देखो ध्यान से, गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस जहां कहीं भी तुमको यहां पर पूछे तो गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में पूछेगा कि क्या बनता है, तो एक्चुअल में यहां पर बनता है एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन,
कभी भी हम लोगों को ये जो एमीन दिया हुआ है वो टर्सरी है, सॉरी इसके केस में तुम लोगों को भले दिया हुआ है यहां पे देखने में तो लगेगा कि सर जी ये क्या है, प्राइमरी है, लेकिन क्राउडिंग यहां पे बहुत ज्यादा है, समझे। यहां पे क्राउडिंग इतना ज्यादा है कि गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस में ये फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, यहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए देखो होता क्या है, गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस में एक्चुअल में सबसे पहले जो हम लोग यहां पर लेते हैं वो लेते हैं थाइलामाइड, और थाइलामाइड हम लोग कहते हैं किसको है, तो थाइलामाइड का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और NH, यही हो गया थाइलामाइड। अब इसका रिएक्शन एक्चुअल में हम लोग KOH के साथ करते हैं, तो KOH या NOH जो भी होगा, तो ये OH माइनस पहले बेस का काम करता है, वही बेस यहां से H प्लस को निकाल लेता है। तो H प्लस को जब यहां से निकालता है तो ये फॉर्मेशन करता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे होता है N माइनस और K प्लस, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है रिएक्शन में। अब इसके केस में जब हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक्चुअल में यहां पे पाथवे SN2 होता है, ये यहां पर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये एल्काइल हैलाइड यहां पे कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। ये प्राइमरी होना चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन आसानी से होता है और ये आगे रिएक्शन करके एमीन का फॉर्मेशन ज्यादा क्वांटिटी में करता है। लेकिन इसमें जो तुमको दिया हुआ है ऐसा एमीन है, ये एमीन जो दिया हुआ है बहुत ज्यादा क्राउडेड एल्काइल हैलाइड से बनेगा। अगर तुम R के जगह पे क्या रखोगे जो ये बनेगा एमीन, तो R के जगह पे हम लोगों को यहां पे रखना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड, ऐसा ये एल्काइल हैलाइड रखना पड़ेगा टर्सरी। क्या टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन कर सकता है क्या? तुम अगर इस एमीन को बनाना चाहते हो जो कि प्राइमरी ही है, तो इसके लिए लेना पड़ेगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 पाथवे होता ही नहीं है। तो यहां पर हमको चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। देखने में तो लगता है सर जी ये भी तो एलिफैटिक ही है, प्राइमरी ही है, ये भी तो आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन इसके केस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्राउडिंग बहुत ज्यादा है तो यहां अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, ये अगर तुम देखोगे तो R के जगह पे अगर हम लोग यहां पर इसको देखें, ये कैसा एमीन बना हुआ है, ये प्राइमरी एमीन बना हुआ है, और ये किससे बना होगा, तो ये बना होगा जब ये जो थाइलामाइड का सॉल्ट बना है ये अटैक करेगा CH2X के ऊपर, जो कि प्राइमरी है, क्राउडिंग भी कम है, तो इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। जबकि ये जो एल्काइल हैलाइड था टर्सरी था, क्राउडिंग ज्यादा था, तो अटैक नहीं कर पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। जबकि यहां पर ये रिएक्शन कर पाता है तो ये बेंजाइल एमीन का फॉर्मेशन होता है, और ये तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाला तो कभी बन ही नहीं सकता है। जब NH2 बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो आखिरकार ये वाला किससे बनेगा, ये वाला बनेगा जब हेलोजन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, और जब हेलोजन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है वहां पे SN1 SN2 होता ही नहीं है, तो यहां R के जगह पे अगर फिनाइल होगा तो नो रिएक्शन वहां पर तो बनेगा ही नहीं। और इसमें भी देखो ये NH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये किससे बनेगा, जब हेलोजन रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड। और अगर हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसी को कहते हैं अल्फा अनसैचुरेशन। तो अल्फा अनसैचुरेशन में SN1 SN2 होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई ऐसा हेलोजन जो रिंग के साथ या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ या टर्सरी कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं होगा तभी जाकर के यहां पर ये रिएक्शन कर पाता है SN2 पाथवे से, और तब आगे चल के फॉर्मेशन जो करता है तुम जानते हो इस तरीके से यहां पर फॉर्मेशन करता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हो तुम एक यहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ R, और फर्दर इसका तुम क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस। तो यहां ले लो 2 मॉलिक्यूल वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर को ब्रेक कर दो H प्लस और OH माइनस में। थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूं इसको समझाने के लिए आपको, इसको ब्रेक करो, जितना बॉन्ड है उतना माइनस आएगा यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि 2 बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे प्लस आएगा। तो प्रत्येक R N माइनस वाटर के H प्लस को पिक करेगा, तो यही हो जाता है RNH2। तो देखो कहां पे बनेगा कहां पे नहीं बनेगा वो डिपेंड करेगा ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो हेलोजन जो अटैच्ड होना चाहिए प्राइमरी कार्बन से, और उसके बाद यह भी याद रखना है कि प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होना ही चाहिए हेलोजन। दूसरी बात, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हेलोजन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस में, ठीक है। तो इस तरह से भले प्राइमरी है लेकिन टर्सरी कार्बन से अटैच्ड अगर हेलोजन है तो वहां पर उसका रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस कारण नहीं होता है, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ हम लोगों को फर्स्ट होगा 24 का।
उसके बाद देखो NBS के साथ रिएक्शन दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन। तो NBS के साथ रिएक्शन होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होता है NBS के हेल्प से। तो कैसे कर सकते हैं? तो NBS के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है कार्बन, NBS के साथ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी का कार्बन का होता है, उसी हाइड्रोजन का होता है जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये भी है, यहां 2 हाइड्रोजन है, और ये भी है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है? टर्सरी, और ये क्या है? सेकेंडरी। तो जानते हो कि NBS के साथ मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर इसके केस में हम लोग कहते हैं कि टर्सरी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है सेकेंडरी से। तो टर्सरी का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है सेकेंडरी से, यानी कि सबसे पहले NBS के साथ जो रिएक्शन करेगा ये डबल बॉन्ड के अबाउट टर्सरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो टर्सरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, और फर्दर क्या करना है? ये हो गया तुमको X। अब इसका करना है हाइड्रोजिनेशन। तो जानते हो कि हाइड्रोजिनेशन अगर हम लोगों को करना है तो एल्कीन का पहले होगा कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्कीन में पाई बॉन्ड दिया हुआ है, वो पाई बॉन्ड वीकर होता है, तो पहले एल्कीन का हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन, और एल्कीन का जब होगा पहले हाइड्रोजिनेशन तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये रहने देते हैं इसके केस में हेलोजन अपनी जगह पे, और हेलोजन अपनी जगह पे रहने देता हूं यहां पे, और पाई बॉन्ड इसके केस में खत्म हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड को पहले तुम खत्म करो, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो इसलिए ऐसा रह जाएगा, और फर्दर ये जो हेलोजन है उसके लिए यहां पे लेके आते हैं एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस इन एल्कोहलिक मीडियम कौन सा पाथवे कंपीट करता है? E2। तो E2 पाथवे के होगा तो जहां से Br निकलेगा उसके बगल वाला कार्बन से H+ निकलेगा। तो जहां से Br निकलेगा उसके बगल वाला कार्बन एक ये है, यहां पर है 1 हाइड्रोजन, उसके बाद यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहीं पे बनने वाला है। देखो ना तुम, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल यहां पर हम लोग बना देते हैं कि जब Br यहां से निकला, H+ यहां से निकला, तो यहां पर अल्फा H 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 होगा। अगर तुम Br यहां से निकाले, H+ को यहां से निकालते तो डबल बॉन्ड यहां बनता, उसके लिए अल्फा H होता मात्र 2, 2, 4, 1, 5। यहां से Br निकाल के यहां से H निकाल देते, यहां पाई बॉन्ड बनता, यहां पाई बॉन्ड बनता, तो इसके लिए हो जाता 2, 2, 4, 1, 5 अल्फा H। लेकिन जब Br यहां से निकाला, अब बीच वाले कार्बन से H+ को निकाला, तो जो पाई बॉन्ड बना वो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेटजेप्स रूल के मुताबिक सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यही बना, यही मेजर होगा। अब फिर उसके बाद यहां पे कराना है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका रिएक्शन दिया हुआ है, पहले ओजोन के साथ रिएक्शन है। तो जब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो। अब ब्रेक करने के बाद दोनों साइड रखना है ऑक्सीजन को, यानी कि 2 मॉलिक्यूल यहां पे फॉर्मेशन करता है साइक्लोहेक्सानॉन। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सानॉन का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखो तो कौन सा मैच कर रहा है इसके केस में? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड यहां पर हो जाएगा, और तो कोई मैच कर नहीं रहा है, बिल्कुल सेकेंड ही यहां पर होगा। तो पहले करा दो NBS के साथ यहां पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन 3 डिग्री कार्बन का, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। उसके बाद कर दो हाइड्रोजिनेशन, तो पाई बॉन्ड खत्म हो गया, हेलोजन बचा। फर्दर उसका तुम लोग यहां पर कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, तो ब्रोमीन निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो दोनों रिंग के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। फिर कर दो उसके केस में तुम यहां पर इसका ओजोनलाइसिस, वो भी रिडक्टिव, तो तुमको आंसर आ जाएगा सेकेंड। यानी कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुमको आ जाएगा सेकेंड। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर में हम लोगों को क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच? कौन यहां पे करेक्टली मैच्ड है? अब एक तरफ हम लोगों को रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरे तरफ मेजर प्रोडक्ट यहां पे दिया हुआ है। अब करेक्टली मैच कौन सा है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले AgCN के साथ रिएक्शन है। जानते हो कि जब AgCN के साथ रिएक्शन होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, करेक्ट है। KCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो कार्बन से लिंकेज होता है, यानी कि साइनाइड बनता है, वो भी करेक्ट है। और यहां पे देखोगे तो ये जो है ग्रिनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिनार्ड एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसका जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये टूटेगा C- Mg+, यही न्यूक्लियोफाइल
अटैक करेगा आर के ऊपर और बाहर करेगा एक्स माइनस को, तो एक्स माइनस को बाहर करके जब अटैक करेगा सी माइनस, तो देख सकते हो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहां पे भी देखो, यहां पर भी ये टूटेगा एस माइनस के प्लस, तो S माइनस के प्लस में टूटा, यही S माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एक तरफ से S माइनस का अटैक होगा, दूसरे तरफ से X माइनस बाहर होगा, इस तरीके से R S P H, ये भी करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, 1 2 3 एंड 4, 30 नंबर का आंसर यहां पे 4 होगा। सभी के सभी करेक्ट यहां पे दिए हुए हैं, जो भी रिएक्शन है देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, उसके बाद 33 में कह रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बहुत सारा तुमने सॉल्व कर लिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M होता है। और पारा पोजीशन पे NO2 -M शो करता है, मेटा पोजीशन पे OCH3 -I शो करता है, मेटा पे NO2 -I शो करता है, पारा पे OCH3 +M शो करता है, और -M ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू -I, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहां पर A, क्योंकि NO2 पारा पे -M लगा रहा है। उसके बाद होगा C, क्योंकि यहां पर NO2 का -I ज्यादा होता है OCH3 से, तो A के बाद हो जाएगा C, उसके बाद हो जाएगा B, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा D। तो देख लो A C B D, यानी कि 33 का आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट। अरे बहुत आसान है, बस एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 हो गया। 36 सेलेक्ट द करेक्ट वन व्हिच on treatment with lithium aluminum hydride gives a product that will give positive iodoform test। देख लेते हैं, अगर हम लोग इसके ऊपर डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का जब रिडक्शन होगा तो ये फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी एल्कोहल, यही बनेगा ना। अरे खाली एक एच यहां ऐड कर दो, बन जाएगा प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेनल का जब रिडक्शन होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो बन गया प्रोपेन 1ऑल। यहां पे जहां OH है वहां पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल होना चाहिए, तो जहां OH है वहां हाइड्रोजन तो है मिथाइल नहीं है, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन में जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे, ये है ईस्टर, तो ईस्टर में ये वाला पार्ट एसिडिक होता है, ये एल्कोहलिक होता है, तो एसिडिक वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में, तो CH3 CH2 और CH2OH, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल में। और जो यहां पे CH3O वाला पार्ट है वो CH3O वाला पार्ट भी बना देगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है, अब प्रोपेन 1ऑल भी नहीं देता है, क्योंकि जहां OH है वहां पे H तो है मिथाइल नहीं है, तो वो भी नहीं देगा। उसके बाद ईथर का तो रिडक्शन यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ होगा नहीं, ये तो पहले ही हटा दो इसके केस में। अब 4 में देखो, तो 4 ऑप्शन में जब तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये कीटोन है, यानी कि प्रोपानॉन है, तो एक H कार्बन से ऐड होगा, एक H ऑक्सीजन से ऐड होगा, CHOH हो जाएगा CH3। जहां पे OH है वहां H भी है मिथाइल भी है, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका रिडक्शन जब होगा प्रोपानॉन का तो बनेगा प्रोपेन 2ऑल, और जहां OH है वहां H भी है मिथाइल भी है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो 36 का आंसर यहां पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 38 ए कंपाउंड X मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O व्हिच गिव्स 2,4 DNP डेरिवेटिव एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज। सबसे पहली बात तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कौन करता है, जानते हो ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ पूछेगा रिएक्शन कौन करता है, तो करता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP इसका क्या होगा, पॉजिटिव, ये देगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, क्योंकि 2,4 DNP क्यों देगा, क्योंकि यहां पर कीटोन है, कीटोन 2,4 DNP देता है, और C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर क्या है, मिथाइल, तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। और यहां देखो ये 2,4 DNP तो देगा,
2,4 डीएनपी तो देगा लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2,4 डीएनपी के साथ भी रिएक्शन होना चाहिए और आइडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव तब होगा ना जब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ मिथाइल होगा, वो तो है नहीं, तो 2,4 डीएनपी पॉजिटिव होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव होगा। यहां भी देखो 2,4 डीएनपी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन करता है। तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रिएक्शन करेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा और सेकेंड और थर्ड नहीं देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ CH3 नहीं है। और ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां OH है, ये जहां OH दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है, तो एल्कोहल 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, यानी कि इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि कीटोन है 2,4 डीएनपी के साथ भी रिएक्शन करेगा प्लस I2 प्लस NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो दोनों टेस्ट ये पॉजिटिव देगा, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ओके, 38 का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं 39, मैच करना है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। ये हाइड्रोकार्बन एल्केन से लिया गया है, एल्केन चैप्टर से ये लिया गया है कि जब हम लोग मीथेन का करते हैं ऑक्सीडेशन कॉपर मेटल के साथ 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या बनता है, सबसे पहले याद रखना यहां पे फॉर्मेशन करता है मिथेनॉल, यानी कि ए का तुमको मैच कराओ, मिथेनॉल कहां है, ये हो जाएगा थर्ड। उसके बाद मीथेन का जब O2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 तो बन जाता है यहां पर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल बनता है, यानी कि बी वाले का आंसर यहां पे हो जाएगा फर्स्ट। और जब इथेन का हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइएसिटेट, तो मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ फॉर्मेशन करता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सी वाले का आंसर यहां पे तुमको होगा 4, सी वाले का 4 हो जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड यहां पे बनता है इथेन से। और जब कोई ऐसा एल्केन जिसके पास एटलीस्ट 1 टर्सरी H हो, टर्सरी H है ना यहां पर, इस कार्बन से 3 है मिथाइल, 1 है हाइड्रोजन, तो कोई ऐसा एल्केन जिसमें एटलीस्ट 1 टर्सरी H है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं पोटासियम परमैंगनेट के साथ, तो यहां पर फॉर्मेशन करता है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल को ढूंढो कहां पर है, वो है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका मतलब हो गया डी का आंसर हो जाएगा सेकंड। देखो तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, सी का 4 कहां है, और डी का 2, यानी कि आंसर इसका फर्स्ट ही आ रहा है ना। 39 का आंसर तुम देखो फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा थर्ड मिथेनॉल, बी का हो जाएगा 1 यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, सी का हो जाएगा एसिटिक एसिड यानी कि 4, और डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कहां से लिया गया है, जहां कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन दिया हुआ है एल्केन में, उसी से लिया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, 39 हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2। सही बात है। जानते हो कि ल्यूकास रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो ल्यूकास रिएजेंट हम लोग जो कहते हैं वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसी को कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी एल्कोहल जो इमीडिएटली देता है टर्बिडिटी, उसके बाद होता है सेकेंडरी एल्कोहल जो लगभग 5 से 10 मिनट्स ले लेता है, और जो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देता ही नहीं है या फिर कहते हैं कि 15 to 20 मिनट्स से ज्यादा ले लेता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो सबसे फास्टेस्ट टर्बिडिटी कौन देता है, टर्सरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यानी कि यहां पर रिएक्टिविटी के आधार पे ही आता है टर्बिडिटी, ठीक है। तो वही कह रहा है इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। करेक्ट है। रीजन में कह रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, गलत कह रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी एल्कोहल क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे फास्टेस्ट टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है टर्सरी। तो ये गलत कह रहा है रीजन, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि 41 का आंसर यहां पे हो जाएगा तुमको 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि फास्टेस्ट टर्बिडिटी देता है टर्सरी। 41 के बाद आते हैं 42,
द स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप इन द मॉलिक्यूल इज गिवन। बच्चों ये तो देखोगे, ये जो दिया हुआ है इसको तो कहते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है और इसमें एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जब है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है CH2OH, इसको कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड। और जब ऊपर नीचे दोनों कार्बोनिक एसिड है इसको कहेंगे सैक्रिक एसिड। तो फर्स्ट है ग्लूकोज, ओके, फिर है ग्लूकोनिक एसिड। अरे साफ साफ आंसर इसका दिख रहा है, थर्ड होगा। जब ऊपर एल्डिहाइड है नीचे CH2OH है, ग्लूकोज हो गया। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है CH2OH यानी कि ग्लूकोनिक एसिड। ऊपर नीचे दोनों है कार्बोक्सिलिक एसिड तो सैक्रिक एसिड। 1 2 थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में होगा तीनों में, अब बाद बाकी सब राइट में होगा, वो सब में कॉमन है ही, यानी 42 का आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड। बहुत आसान है, डायरेक्ट बाय मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जाओगे, वहीं पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहीं से लिया गया है डायरेक्ट। 42 के बाद कह रहा है 45 में व्हिच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो पहले ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विल गिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देता है। तो जब तुम इसके ऊपर डालोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो क्या बनेगा, CH3, CH के साथ OCH3 यहां पे पहले से है और ये बन जाएगा CH2OH। तो CH2OH बनेगा तो यहां पे कायरल सेंटर तो है ही, एक OCH3 है, एक मिथाइल है, एक H है, एक CH2OH है, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। इसको देखो, इसमें अगर तुम डालते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो CH3 जहां है वहीं रहने दो, CH2 को रहने दो, ये CH के साथ OH को रहने दो और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है CH2OH में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हो CH2OH बनता है, तो यहां पे कायरल सेंटर एक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पे डालो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फोर्थ ऑप्शन में, तो यहां पे होगा CH3CHOH और ये हो जाएगा CH2, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा CH2OH में, एक कायरल सेंटर है, ये भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि मिलना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर तुम यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो एक है CH3, एक है CH2 और एक CH के साथ यहां पे दिया हुआ है CH2OH, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जब रिडक्शन होता है तो ये भी कन्वर्ट होता है CH2OH में। तो देखोगे एक CH2OH पहले से था, एक CH2OH और बन गया कार्बोनिक एसिड से, तो क्या यहां पर कोई कायरल सेंटर है? जब कायरल सेंटर है ही नहीं, मतलब यहां पर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाद बाकी और सब में कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है CH2OH में तो कायरल सेंटर बनता है, इसलिए 45 का आंसर यहां पर होगा थर्ड। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं 48। अरे 48 में तो जानते हो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तुमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले तुमको पूछ रहा है कॉल्वेज रिएक्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जब तुम रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो सबसे पहले फॉर्मेशन करता है, इसी को हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड कॉल्वेज रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा फिनॉल में, रिमर-टाइमिन रिएक्शन, जहां की सैलिसाइल्डिहाइड बनता है और यहां सैलिसाइलिक एसिड बनता है। और इसी सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन जब तुम करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहां पर ये ब्रेक हो जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर होता है, O- यहां अटैक करेगा, तो O- जब अटैक करेगा तो यही O के ऊपर जाएगा COCH3 और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O- H+ को लेकर के बाहर हुआ एसिटिक एसिड। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, एस्पिरिन या फिर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट तो गया काम से, सेकंड तो गया काम से। 48 का आंसर यहां पर हो जाएगा तुमको थर्ड। 48 का आंसर बिल्कुल यहां पे थर्ड होगा, एस्पिरिन हो जाएगा इसका। समझ गए? पहले कॉल्वेज रिएक्शन है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, उसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो OH का यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बोनिक एसिड वाले से ज्यादा होता है, तो उसी के साथ रिएक्शन हुआ, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या एस्पिरिन इसको कहते हैं। तो 48 का आंसर यहां पे हो जाएगा तुमको थर्ड। और कोई क्वेश्चन है यहां पर? बिल्कुल नहीं है। अब कोई यहां पर क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है ही नहीं। तो 42 हो गया, 42 हो गया, इसके बाद तुम लोगों को 45 भी हो गया, 48 भी हो गया, ठीक है। और 48 का आंसर तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये हो जाएगा थर्ड। ओके, बात क्लियर हो गया अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप टेस्ट दे भी रहे होंगे। और जितना भी क्वेश्चन अभी तक हुआ है, अब यहां से समय जो आ गया है डेली
पेपर को निकालो और सभी क्वेश्चन को आप याद करो, रिवीजन करो। जो याद करने वाला है उसको याद भी करो कि एग्जाम में जब आप सॉल्व करो तो वहां पे ज्यादा सोचना नहीं पड़े। जो याद करने वाली बात है कम से कम उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।